नमस्ते विद्यार्थियों। हम अध्ययन कर रहे थे पद परिचय। पद परिचय में हमने संज्ञा शब्द का जो पद परिचय है उसका हमने अध्ययन कर लिया था, अर्थात किस प्रकार से संज्ञा शब्द की परिभाषा, उसके तीनों के तीनों जो भेद हैं उनका हमने अध्ययन कर लिया था। आज का हमारा अध्ययन का विषय है सर्वनाम। तो देखिए विद्यार्थियों, सर्वप्रथम हम सर्वनाम की परिभाषा और उसके जो भेद हैं उनका हम अध्ययन करेंगे विस्तार पूर्वक। तो देखो, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। आप परिभाषा से बखूबी क्या हैं, वाकिफ हैं कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है, जैसे मैं, हम, ये, कुछ आदि, यह क्या आपके सर्वनाम है। फिर देखिए आप, जो सर्वनाम है उनके भेद कितने होते हैं, उनके 6 भेद होते हैं। अर्थात आपके सर्वनाम के कितने भेद हैं, 6 भेद हैं। पहला आपका भेद है पुरुषवाचक सर्वनाम, और पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद है आपके, 3 भेद हैं। तो विद्यार्थियों, बहुत ही अच्छी तरह से आपको समझना है। पुरुषवाचक सर्वनाम में देखिए संज्ञा के स्थान पर किस प्रकार से हम इसका प्रयोग करते हैं। जैसे राम पुस्तक पढ़ता है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, मैं पुस्तक पढ़ता हूँ। ठीक है, जैसे मैं आ गया, मेरा, हम, तुम, वह, वे, उनका आदि, यह क्या है आपके सर्वनाम है। अब देखिए सर्वनाम के 3 भेद है। पहला है आपका उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष में देखिए कौन होता है, उत्तम पुरुष किसे कहते हैं, अर्थात बोलने वाला क्या कहलाता है, उत्तम पुरुष कहलाता है। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ तो मैं कौन हो गया, उत्तम पुरुष। ठीक है, मैं और हम, मैं क्या है एकवचन है और हम क्या हो गए इसमें बहुवचन। ठीक है, मध्यम पुरुष में क्या हो गया, तुम पढ़ रहे हो तो आप लोग क्या हो गए इसमें मध्यम हो गए। ठीक है, अर्थात मैं पढ़ा रहा हूँ और तुम क्या कर रहे हो, पढ़ रहे हो, इसलिए यहाँ पर कौन सा आपका मध्यम पुरुष है। अर्थात सुनने वाला कौन कहलाता है, मध्यम पुरुष कहलाता है। इसमें तुम और आप, ठीक है, आप है आपको आगे भी दिखेगा। ठीक है, तो देखिए अगला है आपका अन्य पुरुष। अन्य पुरुष में क्या होता है, जिसके विषय में बात की जाए, अर्थात जिसके विषय में क्या की जाए, बात की जाए, वह कौन होता है आपका अन्य पुरुष से होता है। जैसे कि वह दौड़ रहे हैं, मैं आपसे कह रहा हूँ कि वह दौड़ रहे हैं, अर्थात कोई अन्य दौड़ रहे हैं। वे आ रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूँ कि वे आ रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार की जो विषय है, इस प्रकार का कोई विषय है वो किस में आता है, आपका पुरुषवाचक में आता है। और इस प्रकार के जो वाचक शब्द हैं वह आपके उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष में आते हैं। अभी जब हम पद परिचय इनका देखेंगे सर्वनाम का, तो हम विस्तार पूर्वक क्या करेंगे, इनका अध्ययन करेंगे किस प्रकार से यह काम में लिए जाते हैं। अगला देखिए आपका है निश्चयवाचक सर्वनाम, अर्थात अगला आपका जो सर्वनाम का भेद है वो कौन सा है, निश्चयवाचक। नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, निश्चित वाचक का अर्थ होता है बताने वाला, अर्थात जिसका हमें निश्चितता का बोध हो वह आपका निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे यह, ये, वह, वे। ठीक है, अगला है आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चय का अर्थ होता है निश्चित नहीं होना, अनिश्चित। ठीक है, यानी नहीं, जिसका हमें निश्चित पता नहीं होता। जैसे कोई और कुछ, पानी में कुछ गिर गया है, दरवाजे पे कोई खड़ा है, पता चल रहा है कि हमें नहीं पता, कोई भी हो सकता है, पानी में कुछ भी गिर सकता है। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। अगला देखिए बच्चों, अगला आपका सर्वनाम का भेद है वो है प्रश्नवाचक सर्वनाम। जहाँ पर प्रश्न किया जाए, अर्थात जहाँ पर किसी प्रश्न का क्या हो, बोध हो, वहाँ पर कौन सा सर्वनाम होता है, आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है। जैसे कि क्या, कौन, किसे, किसको आदि। ठीक है, क्या खा रहे हो, कौन आया है, किसे बुला रहे हो, किसको देख रहे हो। तो यहाँ यानी कि सारे के सारे क्या हो रहा है, यहाँ पर प्रश्न हो रहा है। ठीक है, अगला है आपका संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम में क्या होता है, संज्ञा सर्वनाम शब्दों का अन्य किसी शब्द के साथ में संबंध बताया जाता है। जैसे कि जिसकी, उसकी, वह, जो, जैसी, वैसी आदि। जिसकी भैंस उसकी लाठी बोलते हैं ना, ठीक है ना, वह तो अच्छा है, जो आदि सारे के सारे जो शब्द है वो किस में आते हैं, आपके संबंधवाचक सर्वनाम में आते हैं। अगला है आपका निजवाचक। निजवाचक जो सर्वनाम है, निज का अर्थ होता है स्वयं के लिए। निज का अर्थ क्या होता है, स्वयं के लिए, अर्थात जहाँ पर कर्ता स्वयं के लिए किसी शब्द का प्रयोग करे वह क्या होता है, निजवाचक सर्वनाम होता है। जैसे मैं यह कार्य खुद कर लूँगा, मैं यह कार्य स्वयं कर लूँगा, मैं यह कार्य अपने आप कर लूँगा। ठीक है ना, मैं आप खा लूँगा अपने आप, स्वतः, मैं स्वतः चला जाऊँगा। इस प्रकार के जहाँ पर आपको शब्द दिखे वहाँ पर कौन सा सर्वनाम होगा आपका, वहाँ पर आपका निजवाचक सर्वनाम होता है। तो देखिए विद्यार्थियों, हमने जो सर्वनाम है उसका अध्ययन हमने किया है। आगे हम प्रत्येक का
विस्तार पूर्वक जो पद परिचय है वो देखेंगे। ठीक है, यह मेरा उद्देश्य यह है कि आपके मन मस्तिष्क में एक बार वापस जो भी विषय वस्तु है वह क्या हो जाए, तरोताज़ा हो जाए। इसलिए विस्तार से आपको क्या करवा रहा हूँ, जो भी विकारी और जो अविकारी शब्द हैं उनका मैं अध्ययन आपको करवा रहा हूँ। ठीक है, आगे देखेंगे हम। आगे है आपका विशेषण। ठीक है, तो देखिए विशेषण में सर्वप्रथम हम उसकी परिभाषा और फिर देखेंगे विशेषण के भेद। ठीक है विद्यार्थियों, देखिए इसमें विशेषण किसे कहते हैं, अर्थात संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। जैसे मीठा, परिश्रमी, काला, मोटा आदि, यह क्या है आपके विशेषण है, यह क्या आपके विशेषण है। जैसे कि जो विशेषण है उसके चार भेद हैं। विशेषण के भेद कितने हैं, चार हैं। पहला आपका गुणवाचक विशेषण, दूसरा है संख्यावाचक, तीसरा है परिमाणवाचक और चौथा है आपका सार्वनामिक विशेषण। तो देखिए विद्यार्थियों, पहला है गुणवाचक में। तो गुणवाचक में क्या होता है, गुण विशेष का बोध करवाया जाता है। जैसे कि रंगीन है, हवादार है, शांत है, मौसमी है, ठंडा है, भव्य है, विशाल है, कुशल और आलसी, यह सारे के सारे क्या है आपके गुणवाचक विशेषण। अब इनका पता हम कैसे चलाएंगे, कैसा लगा करके। मोहन ने रंगीन वस्त्र पहन रखे हैं, तो कैसे वस्त्र पहन रखे हैं, रंगीन। ठीक है, यह कमरा हवादार है, यह कैसा है, हवादार है। यह जगह शांत है, कैसी है, शांत। ठीक है विद्यार्थियों, इस प्रकार से आपको गुणवाचक जो विशेषण है उसका पता बोध उसका हो जाएगा। आगे देखिए संख्यावाचक विशेषण, अर्थात जिससे हमें संख्या का बोध हो वह क्या कहलाता है, आपका संख्यावाची विशेषण कहलाता है। संख्यावाची विशेषण के कितने भेद हैं, संख्यावाची विशेषण के मुख्यतः दो भेद हैं। एक होता है निश्चित संख्यावाचक और दूसरा कौन सा होता है आपका अनिश्चित संख्यावाचक। अनिश्चय संख्यावाचक में क्या होता है, हमें संख्या का निश्चित पता नहीं होता। जैसे कि कुछ, कई, अनेक, बहुत से आदि, यह सारे के सारे क्या है आपके अनिश्चय संख्यावाचक विशेषण है। फिर है निश्चित, जहाँ पर हमें संख्या का निश्चित पता चले वह क्या होता है आपका निश्चय संख्यावाचक विशेषण कहलाता है। जैसे 10, 5, चौथा, चौगुना, दोनों, प्रत्येक आदि, यह क्या है, निश्चित है। जैसे राहुल ने मुझे 10 पेन दिए, अब क्या है, निश्चित है कि कितने पेन दिए मुझे, 10 पेन दिए। ठीक है ना, इस प्रकार से कक्षा में अनेक छात्र बैठे थे, तो यह क्या नहीं है, निश्चित नहीं है। पता नहीं कितने भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं, 100 भी हो सकते हैं, निश्चित पता हमें नहीं है। अगला है आपका परिमाणवाचक विशेषण, जहाँ पर माप तोल का पता चले। ठीक है, वहाँ वह क्या होता है आपका परिमाणवाचक विशेषण होता है। अब देखिए जो आपका परिमाणवाचक विशेषण है वह भी दो भागों में बटा हुआ है। एक है आपका निश्चय परिमाणवाचक विशेषण और दूसरा कौन सा है आपका अनिश्चय परिमाणवाचक विशेषण। तो देखिए विद्यार्थियों, निश्चित का हमें स्थायी पता होगा और अनिश्चित का हमें पूर्णतः सही पता नहीं होगा। तो देखिए अनिश्चय परिमाणवाचक में क्या होता है, कम, थोड़ा, कुछ, अधिक, तनिक, जरा सा आदि। निश्चय जो परिमाणवाचक है उसमें क्या होता है, निश्चित जो परिमाण है उसका हमें पता होता है। जैसे कि 1 मीटर कपड़ा, पाव भर दूध, 2 किलो चीनी, 4 लीटर पानी। ठीक है ना, इस प्रकार हमें निश्चित पता उसका चल जाता है। तो वहाँ पर कौन सा विशेषण होता है आपका जो परिमाणवाचक विशेषण है वो होता है। अगला है आपका सार्वनामिक, इसी का दूसरा नाम है संकेतवाचक विशेषण। तो देखिए विद्यार्थियों, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। तो इसमें देखिए क्या होता है, सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण का पता कैसे चलता है, इसके उदाहरण देखते हैं हम। यह घर, ये छात्र, वह घर, वे कुर्सियाँ आदि। अर्थात यह घर मेरा है, मैं संकेत कर रहा हूँ कि यह घर क्या है, मेरा है। ये छात्र हैं, ये मैं संकेत कर रहा हूँ कि यह क्या है, छात्र है। वह घर क्या है, उसका है। ठीक है, वे कुर्सियाँ, तो ये सारे के सारे क्या हैं, संकेत अर्थात सार्वनामिक का क्या करवा रहे हैं, बोध करवा रहे हैं। फिर देखिए विद्यार्थियों, आप विशेषण की विशेषता बताएं। जो प्रविशेषण किससे कहते हैं, अक्सर परीक्षा में आता है यह प्रविशेषण किससे कहते हैं। तो देखिए विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, प्रविशेषण कहते हैं। जैसे उदाहरण के माध्यम से हम समझेंगे, यह आम बहुत मीठा है। यह आम क्या है, बहुत मीठा है। अब देखिए यहाँ पर मीठा क्या है, विशेषण है, लेकिन बहुत क्या है यहाँ पर, प्रविशेषण है। बहुत क्या है यहाँ पर, प्रविशेषण है। फिर देखिए उड़ीसा में तूफान
अत्यधिक भयावह था। अर्थात जो उड़ीसा है उसमें तूफान आया वो अत्यधिक क्या था, भयावह था, तो भयंकर था। फिर देखिए इस साल बिल्कुल कम वर्षा हुई है, अर्थात इस साल कम वर्षा हुई है, कितनी, बिल्कुल ही कम वर्षा हुई है। तो इस प्रकार जो प्रय विशेषण है वह जो वाक्य है उसमें आकर के विशेषण की जो विशेषता है उसको क्या करता है, और ज़्यादा बढ़ा देता है। ठीक है विद्यार्थियों, आगे देखते हैं हम जो क्रिया है उसका पद परिचय। तो देखो सबसे पहले हम जो क्रिया है उसकी परिभाषा वगैरह देखेंगे। तो देखिए जिस शब्द से किसी कार्य के होने का पता चले, अर्थात जिस शब्द से किसी कार्य के करने या होने का पता चले उसे क्रिया कहते हैं। जैसे लिखना, पढ़ना, बोलना, चलना, दौड़ना, ये सारे के सारे क्या है आपके क्रियाएं हैं। धातु किस प्रकार, देखिए क्रिया बनती है, किससे बनती है क्रिया, धातु से बनती है। क्रिया का मूल रूप क्या कहलाता है, धातु कहलाता है। और धातु में हम क्या करते हैं, ना प्रत्यय लगाकर, ठीक है, लगाने पर क्रिया का जो सामान्य रूप है वो बन जाता है। जैसे कि यहाँ पर है बोल, यहाँ पर क्या है, बोल है। अब मैंने इसमें क्या किया, ना प्रत्यय लगाया तो क्या बन गया आपका ना। फिर क्या है, फड है, तो इसमें मैंने क्या किया, ना प्रत्यय लगाया तो क्या बन गया, फड़ना। ठीक है, लिख है, तो इसमें मैंने ना प्रत्यय लगाया तो क्या बन गया, लिखना। ठीक है, तो क्रिया का मूल रूप क्या कहलाता है, धातु कहलाता है। इसी में ना लगाने पर क्रिया का सामान्य रूप है वो बन जाता है। जैसे धातु धन ना, अर्थात सामान्य हो गए, पढ़ना, लिखना। ठीक है, कर्म के आधार पर क्रिया के भेद। तो आपने देखा कि किस प्रकार से जो क्रिया है वो किस प्रकार से बनी है, धातु से। फिर देखो कि जो आपके कर्म के आधार पर क्रिया के भेद सब आप जानते हो। कर्म के आधार पर जो क्रिया है उसके कितने भेद हैं आपके, उसके 2 भेद हैं। ठीक है, कर्म के आधार पर क्रिया है उसके कितने भेद हैं बच्चों, उसके 2 भेद हैं। एक है आपका अकर्मक और दूसरा कौन सा आपका सकर्मक। ठीक है, अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं, अधन कर्म। ठीक है, आय एक क्या है, उपसर्ग है, जिसका अर्थ क्या होता है, नहीं, जिसका उपसर्ग जो अर्थ है वो क्या होता है, नहीं। ठीक है, तो जहाँ पर कर्म नहीं होता, जहाँ पर कर्म नहीं होता और क्रिया का सीधा प्रभाव किस पे पड़े, कर्ता पर पड़े, वहाँ पर कौन सी क्रिया होती है आपकी, अकर्मक क्रिया होती है। और देखिए स कर्म, तो इसमें क्या होता है, स धन कर्म, स धन कर्म। तो यहाँ पर स का अर्थ होता है सहित, स का अर्थ क्या होता है, सहित, अर्थात कर्म साथ में। ठीक है, तो देखिए विद्यार्थियों जहाँ क्रिया का यानी जो क्रिया है उसका प्रभाव है वो कर्ता पे नहीं पड़ के किस पे पड़ता है, कर्म पे पड़ता है, वहाँ पर कौन सी क्रिया होती है आपकी, सकर्म क्रिया होती है, यानी कर्म सहित और कर्म रहित। ठीक है, जैसे कि देखिए उदाहरणों के माध्यम से अकर्म क्रिया के हंसना, रमेश हंसता है, रोना, रमेश रोता है, भागना, बच्चे भाग रहे हैं, दौड़ना, कूदना, उछलना, बैठना, ये सारे के सारे क्या है आपके अकर्मक क्रिया के उदाहरण हैं। अब देखिए जो अकर्मक क्रिया का हम पता कैसे चले हमें, और जो सकर्मक क्रिया है उसका पता हमें कैसे चले, तो क्या लगाकर क्या करेंगे, हम प्रश्न करेंगे। ठीक है, तो क्या हंसना, तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, क्या मोहन हंस रहा है, क्या हंस रहा है, पता चल रहा है हमें, अर्थात ये है जो प्रश्न है वो क्या है, अकारत है, यानी गलत है। ठीक है, फिर है रोना, क्या रो रहा है, नहीं पता चल रहा, अर्थात यहाँ पर हमें क्या प्रश्न का उत्तर है वो नहीं चल रहा है। फिर देखिए सकर्म क्रिया में क्या होता है, कर्म सहित, यानी क्रिया का जो प्रभाव किस पे पड़ता है, कर्म पे पड़ता है। जैसे पढ़ना, क्या पढ़ेगा, मोहन पुस्तक पढ़ रहा है, तो यहाँ पर क्या पढ़ रहा है, पुस्तक पढ़ रहा है। मोहन निबंध लिख रहा है, क्या लिख रहा है, निबंध लिख रहा है। मोहन खाना खा रहा है, तो क्या खा रहा है, खाना। ठीक है, पीना, बनाना, बुन, जो बनाना, बुन, ये सारे के सारे क्या है, देना, तोड़ना, ये हैं आपके सकर्मी क्रिया के अंतर्गत ही आते हैं। ठीक है, तो विद्यार्थियों कर्म के आधार पर आपने जो दोनों के इसके भेद हैं, अकर्मक और सकर्मक, उनका बहुत अच्छी तरह से अध्ययन किया है। आगे बढ़ते हैं हम बनावट के आधार पर क्रिया के भेद। ठीक है, तो बनावट के आधार पर जो क्रिया है उसके कितने भेद हैं, उसके 2 भेद हैं। वो कौन से हैं आपके, मुख्य क्रिया और संयुक्त क्रिया। मुख्य क्रिया टूट गया, रोता रहा, चल दिया, लिया, यह क्या आपकी मुख्य क्रिया है। तो देखिए मुख्य क्रिया में टूट गया, रोता रहा, चल दिया, खा लिया आदि। ठीक है, अर्थात इसमें किस प्रकार से जो क्रिया है वो मुख्य है, लेकिन संयुक्त क्रिया में क्या होता है, 2 क्रियाओं का आपस में मिलन होता है। अर्थात एक वाक्य में क्या पाई जाती है, 2 क्रियाएं हैं पाई जाती है, जैसे कर
लिया। यहाँ पर देखो करना, इसमें ना जोड़ते क्या बन गया करना। तो देखिए यहाँ पे किस प्रकार से यह भी क्रिया है और यह भी क्या है क्रिया है, अर्थात करना भी क्या है और लिया भी क्या है क्रिया है। सोना और गया भी क्या है, दोनों क्रियाएं हैं। काट लिया भी क्या है, अर्थात काट और लिया यह दोनों क्या है अलग अलग क्रिया, अर्थात जहाँ पर दो क्रियाओं का क्या होता है आपस में दो से अधिक क्रियाओं का या धातुओं के योग से क्रियापद बनता है तो उसे क्या कहते हैं बच्चों, उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। ठीक है, संयुक्त क्रिया में कई क्रियाओं के संयुक्त हो जाने से एक क्रिया का अर्थ निकलता है। जैसे कि वह खाना खा चुका है, तो यहाँ पर देखो जो खाना है और चुका होगा, तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, जो संयुक्त क्रिया है वो हो रही है। फिर देखिए आगे प्रेरणार्थक क्रिया। अगली क्रिया कौन सी है आपकी, प्रेरणार्थक क्रिया, अर्थात जहाँ पर जो क्रिया है वो प्रेरणा के माध्यम से क्या करवाई जाती है, संपन्न करवाई जाती है, वहाँ पर कौन सी क्रिया होती है आपकी, प्रेरणार्थ क्रिया होती है। ठीक है, तो इसमें देखिए जैसे कि उदाहरण आपके सामने दिया गया है, लिखवाना, कटवाना, बनवाना, फड़वाना, चलवाना आदि। जैसे नरेश ने नाई से बाल कटवाए, नरेश ने नाई से बाल कटवाए। ठीक है, तो यहाँ पर देखो क्या हुआ, कटवाए था प्रेरणा। फिर है सुनीता ने अर्चना से पत्र लिखवाया, ठीक है ना। फिर है मोहन ने माली से जो दूब है वो कटवाई। ठीक है, तो इस प्रकार जहाँ पर प्रेरणा यानी कि जहाँ कर्ता स्वयं कार्य नहीं करे, ठीक है, और दूसरे के द्वारा क्या करवाए, कार्य करवाए, किसके माध्यम से करवाएगा, वह प्रेरणा के माध्यम से करवाएगा। जैसे कि शिक्षक है वो क्या करवाता है आपसे, अध्ययन वगैरह जो अन्य कार्य है वो करवाता है ना, तो वो कौन सी क्रिया के अंतर्गत आता है, आपका प्रेरणार्थक क्रिया के अंतर्गत ही आता है। ठीक है विद्यार्थियों, फिर देखिए आपकी अगली जो क्रिया है वो है नाम धातु क्रिया। तो देखिए नाम धातु क्रिया में आप किस प्रकार से जो नाम धातु क्रिया में जो संज्ञा और जो सर्वनाम हैं उनके संज्ञा एवं जो विशेषण हैं, अर्थात नाम पदों के अंत में प्रत्यय जोड़ने पर क्या होती है, किसी क्रिया का निर्माण होता है। अर्थात जो आपके संज्ञा या जो विशेषण शब्द हैं, अर्थात नाम पद है, उनके अंत में हम क्या करते हैं, प्रत्यय जोड़ देते हैं। क्या जोड़ देते हैं बच्चों, प्रत्यय जोड़ देते हैं। जैसे फिल्म है वो क्या है, एक नाम है, उसके अंत में हमने क्या किया, ना प्रत्यय जोड़ दिया, तो यह क्या बन गया, फिल्माना। फिर है शर्म, शर्म क्या है, एक प्रत्यय है, तो उसके अंत में हमने क्या किया, ना जोड़ दिया, तो क्या बन गया, शर्माना। लज्जा, लज्जा क्या है, एक नाम पद है, तो इसके अंत में हमने अर्थात विशेषण है, तो इसके अंत में हमने क्या किया, ना जोड़ दिया, तो क्या बन गया, यह है लजाना। ठीक है, हिन हिन, तो ये क्या बन गया, हिन हिनाना में ना जोड़ दिया, तो क्या बन गया, यह हिन हिनाना बन गया। ठीक है, तो इस प्रकार से जो नाम धातु क्रिया है वह आपकी होती है। अगली आपकी क्रिया है पूर्वकालिक क्रिया। तो देखो इसमें क्या होता है, जब कर्ता एक कार्य समाप्त कर उसी पल दूसरा कार्य आरंभ कर देता है। अर्थात पूर्वकालिक क्रिया में क्या होता है, जब कर्ता एक कार्य समाप्त करके उसी पल दूसरा कार्य आरंभ करता है, तब पहली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। और पूर्वकालिक क्रिया के अंत में कर लगता है, क्या लगता है, कर लगता है। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं सारे के सारे किस प्रकार से, पढ़कर, खाकर, नहाकर, पीकर, देखकर, यह क्या है, करता है, वह एक कार्य पूर्ण करके क्या करने लग गया, दूसरा कार्य करने लग गया, तो वहाँ पर कौन सी क्रिया होती है आपकी, यह है आपकी पूर्वकालिक क्रिया होती है। जैसे कि बच्चे दूध पीकर सो गए, तो यहाँ पर दूध पीकर के क्या हो गए, दूसरी क्रिया उन्होंने पूर्ण कर ली था, तो वह सो गए। रमेश खाना खाकर क्या हो गया, विद्यालय गया, रमेश खाना खाता है और कहाँ चला जाता है, विद्यालय चला जाता है। तो इस प्रकार आपने जो पूर्वकालिक क्रिया है उसका भी क्या किया है, अध्ययन किया है। ठीक है विद्यार्थियों, तो आपने जो क्रिया है उसका क्या कर लिया, अध्ययन कर लिया। आगे देखिए आप काल क्रिया होने के समय को, अर्थात काल देखते हैं, तो काल देखिए इसमें क्या होता है कि काल किसे कहते हैं, सबसे बड़ा प्रश्न ये आपको ये है, पता भी है सबको, लेकिन एक बार वापस आप दोहरान कर लीजिए इसका। अर्थात क्रिया होने के समय को क्या कहते हैं, काल कहते हैं। जिस समय जो क्रिया है वो क्या होती है, गठित होती है, उसे क्या कहते हैं, काल कहते हैं। तो देखिए काल के भेद, काल के कितने भेद होते हैं, काल के मुख्यतः 3 भेद होते हैं। पहला है आपका वर्तमान काल, दूसरा आपका भूतकाल, तीसरा आपका भविष्यत काल। तो देखो विद्यार्थियों, वर्तमान काल में जो कार्य है वो वर्तमान समय में होता है, जैसे पढ़ता है, लिखता है, लिख रहा है, जाता है, उड़ रहे हैं, आ रही है आदि। ठीक है, फिर है अगला आपका भूतकाल में, यानी कि जो कार्य क्रिया है वह भूतकाल में क्या हो गई, संपन्न हो गई है। जैसे
पढ़ती थी, लिख रही थी, जाती थी, उड़ रहे थे, आ रही थी आदि। ठीक है, भविष्यत काल में देखिए अर्थात जो कार्य है वो आने वाले समय में क्या होगा, पूर्ण होगा। जैसे पढ़ेगा, लिखेगा, जाएगा, उड़ेंगे, आएगी, आएंगे आदि। अर्थात इस प्रकार जो आपका काल है उसका हमने अच्छी तरह से क्या किया है, अध्ययन किया है। ठीक है विद्यार्थियों, तो इस प्रकार आपके जो विकारी शब्द हैं, आपके कौन से शब्द, आपके विकारी शब्द हैं वह क्या होते हैं, समाप्त होते हैं। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपके जो विकारी शब्द हैं बहुत अच्छी तरह समझ में आए होंगे। आगे हमारी जो कक्षा है वो किसकी होगी, जो आपके अविकारी शब्द है उनकी होगी। अविकारी और जो विकारी शब्द हैं वो समाप्त होने के बाद में हम क्या देखेंगे, पद परिचय है वो देखेंगे। ठीक है, तो एक बार आप अच्छी तरह से इसका क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे और अपने नोटबुक में है जो भी मैंने यहाँ पर आपको अध्ययन करवाया है, आपके विकारी शब्द संपूर्ण वह आप अपनी नोटबुक में करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए विद्यार्थी इतना ही, मैं विदा चाहता हूँ। धन्यवाद।